वकास साहब, ये आपने सही कहा कि हम एक नए ऐद में कदम रख चुके हैं, लेकिन क्या आउट ऑफ सिंक लगते हैं आपको हम एज अ समाज, एज अ सिस्टम, एज द रूलिंग एलीट जो है हमारी, वो नहीं रियलाइज़ ही नहीं कर पा रही कि क्या अपॉर्चुनिटी एट हैंड है और हम कैसे अगले ऐद में कदम रख सकते हैं? और देखिए, इसमें एक तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दूसरा प्रेशर। देखिए, प्रेशर जब होता है ना तो आदमी पैनिक मोड में होता है, उस वक्त वो फैसले सही से नहीं कर पाता। प्रेशर कहाँ से आ रहा है? प्रेशर मुख्तलिफ जगहों से आ रहा है। एक हमारी गवर्नमेंट का स्टाइल इस तरह है, ब्यूरोक्रेसी एक्सट्रीम के फ़ौरन चीज़ चाहिए, कल ही चाहिए, टर्न अराउंड करना है। IMF का प्रेशर है। ऑब्वियसली देखिए, ये होना तो नहीं चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि देखें, IMF, लेट से सोलर का एग्जांपल लेते हैं। अब सोलर के ऊपर टैक्स लगाना जो है ना, वो एक टैक्स है जो आपने लेट से चॉकलेट के ऊपर लगाया, सिगरेट के ऊपर लगाया, परफ्यूम के ऊपर लगाया, वो एक डिफरेंट टैक्स है। GST हैं दोनों, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं है। अगर चॉकलेट्स कम खाए गए पाकिस्तान में तो उससे, यानी कोई चॉकलेट वालों के माजरत के साथ, लेकिन बेसिकली उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने GST लगा दिया बच्चों के दूध के ऊपर, स्कूल की फ़ीस के ऊपर, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी चीज़ पे टैक्स लगाएंगे तो उससे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी तो बेसिक रूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टेल यू कि आपकी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, तो कम लोग ख़रीदेंगे। तो अब अगर सोलर पैनल के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं, लेट से 3 लाख का सिस्टम आना था, वो अब 3.5 लाख का बन जाता है। 10% अगर आपने टैक्स लगा दिया तो, या 3,30,000 का बन जाता है। तो कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं जो सोलर नहीं लगाएंगे। वो सोलर नहीं लगाएंगे तो वो क्या लगाएंगे? वो पुराने निज़ाम की बिजली में जाएंगे। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका तेल, कोयला, गैस, ये चीज़ें कौन सा हम पाकिस्तान में बनाते हैं? ये भी हम बाहर से ही लाते हैं। तो एक तरफ आपने 25 अरब रुपए, 30 अरब रुपए का टैक्स। अगर हम मुकम्मल तौर पर सोलराइज्ड हो जाते हैं तो क्या कितनी बचत कर पाएँ? कभी कोई इस पे देखिए ना, अभी कुछ अर्से पहले ही रिपोर्ट एक आई थी, रिन्यूएबल्स फर्स्ट एक इदारा है जिन्होंने इसको पब्लिश किया था, और भी मुख्तलिफ इदारों ने इसको वेरीफाई किया था कि पिछले 4 से 5 साल में हम तकरीबन 12 अरब डॉलर की सेविंग कर चुके हैं, अवॉइडेड इम्पोर्ट ऑफ गैस एंड फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली। तो 12 अरब डॉलर, जो कि हम अगर IMF की किस्त देखें या हम IMF का जो कर्जा देखें, वो तकरीबन हमारा उतना ही है। इस साल क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं और सोलर भी बढ़ गया है, तो एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 6 अरब डॉलर की हमारी बचत आएगी इस चीज़ से। तो ये शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म है। हम आज क्योंकि प्रेशर में हैं तो हम किसी तरह से बस कहीं ना कहीं से टैक्स लगा दें। तो अगर हमने सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया, हमारे 25-30 अरब रुपये GST का इकट्ठा हो जाता है। लेकिन उस 25-30 अरब में से हम 13 से 14 अरब तो उसी साल वापस खर्च कर देते हैं इस गैस और पेट्रोल और कोयले की जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी मद में। इसी तरह हम अगले 10 साल तक, क्योंकि एक दफ़ा सोलर सिस्टम लगता है तो एक साल में तो नहीं ख़त्म हो जाता, वो तो 25 साल 30 साल उसकी लाइफ है, तो वो आगे भी उसको अवॉइड करता है। तो आपने 25 अरब या 30 अरब आज कमा लिए, उसके बदले आपने तकरीबन 150 अरब अगले 10 साल में ज़ाया कर दिए, उड़ा दिया, उसको जला के उड़ा दिया। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म सोच नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर हम सोचें ना तो हम देखिए, सोलर तो क्योंकि मेरी फील्ड है इसलिए मुझे पता है, आई एम श्योर तमाम फील्ड्स में इस तरह के मसले मसाइल होते होंगे, बट लेकिन लॉन्ग टर्म सोचना एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ा ज़रूरी है। IMF से आपको डिबेट करना पड़ेगा, IMF को आपको समझाना पड़ेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें बड़े होनहार, यानी बड़े अच्छे लोग भी हैं, तो उन लोगों ने बैठ के IMF को समझाना है कि ये जो तुम चीज़ बता रहे हो ये मैं नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इससे मेरे मुल्क का नुकसान होगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा हमें, यानी वी आर होपफुल, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हम रिसीविंग एंड पे होते हैं वकास भाई, वो कैसे उनके सामने बोल सकते हैं? मैं तस्वीरों में बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ ना, तो ऐसे लगता है जिमें हम ऐसे बैठे होते हैं कि जिस तरह स्कूल का बच्चा ना, इस तरह डार साहब बैठे ने और सामने उसका तीसरे दर्जे के ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, उसका असल में बांदर बना के रखा होता है उन्होंने। जो IMF भी हमारा है, देखें वो IMF भी एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे लिए एक ठीक है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने पैसे दिए हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ रिस्पॉन्सिबल है। हमने उनको ये बताना है कि किस तरह हमारा जो प्रपोज़ल है उससे उनका भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये बताते हैं कि हम जब सोलराइजेशन ज़्यादा करेंगे, अभी आजकल हम एक स्टडी करवा रहे हैं, करा रहे हैं हम, वो ये स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम 1% से मोटरसाइकिलों को EV पे लेके जाते हैं, पाकिस्तान में माशाल्लाह मिलियंस ऑफ मोटरसाइकिलें हैं, 40 मिलियन, और हम जब EV की बात करते हैं ना तो हमारे 1 लाख तो मुझे रास्ते में मिलती है जब मैं घर जाता हूं। जी बिल्कुल, हम जब EV की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में तो 4 पहिए वाली गाड़ी आती है, लेकिन एक्चुअल पाकिस्तान की जो EV है वो 2 पहिए और 3 पहिए वाली होगी 100%। तो हम अभी एक स्टडी करा रहे हैं कि अगर आप 1% से इंक्रीज़ करते हैं EV की पेनिट्रेशन, यानी 40 मिलियन में से कितने 4 लाख हो गई 1%, हर पेट्रोल की भी बचत होगी। एग्जैक्टली, तो हम यही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कुछ सांस लेने के काबिल हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने यूज़ किया इस किस्म का डेटा, तो पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट बेसिकली हमने इस किस्म के डेटा को इस्तेमाल करते हुए IMF को कन्विंस करना है कि अभी आप इस चीज़ पे टैक्स ना लगाओ, इस पे हम आपको ये प्लान दे रहे हैं, उस प्लान से हम, और फिर आपने क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, उसके लिए ज़रूरी है स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म। देखिए, चीज़ें कहना तो बड़ी आसान होती हैं, हम बैठे यहाँ पे कह सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इसके अलावा कोई हल ही नहीं है।
नहीं करना देखिए, चाहिए जो जिनकी बात ये है कि IMF जो है ना वो आपको कोई मेजर डिक्टेशन नहीं करता, नंबर वन। एक उसकी सिर्फ डिक्टेशन है जो असल डिक्टेशन, और उसको वो कहता है प्राइमरी सरप्लस। प्राइमरी सरप्लस का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हुकूमत ने जो अखराजात करने हैं वो रेवेन्यू से पूरे करेगी, कहते तो रेवेन्यू बट टैक्सेस से पूरे करेगी, ठीक है, और टैक्स फिर आपका उस अखराजात से ज़्यादा होगा। सरप्लस का मतलब है ज़्यादा होगा, ठीक, ताकि एक्स्ट्रा पैसे बने जो आप फिर डेट सर्विसिंग में थोड़ा सा उसको इस्तेमाल। जब आप अग्री कर लेते हैं ना प्राइमरी सरप्लस पे, फिर वो देखते हैं कि आपने किया या नहीं किया, रेवेन्यू पूरा किया कि नहीं किया, और आप हमेशा 50, 100, 500 अरब पीछे ही होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन में, क्योंकि जब आप बजट बनाते हैं, जब उनसे साइन करते हैं, उस वक्त आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक मूड में होते हैं, जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। आप ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने तमाम जो है, नहीं जो रेवेन्यू है उसको आप ओवर एस्टिमेट करते हैं, एक्सपेंडिचर्स को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं, फिर वाइस वर्सा हो जाता है। और वो आप कहते हैं जी ये प्राइमरी सरप्लस हम ला रहे हैं। जब वो वक्त आता है देखते हैं कि जी वो रेवेन्यू तो कम हुआ है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, वो कहते हैं टैक्स लगाओ। हम आवाम को कहते हैं यार IMF नहीं करन देता। और भाई IMF ने आपको कभी नहीं रोका कि आप एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाएं, छोटी गवर्नमेंट बनाएं, आप अपने अखराजात फजूल खर्चियाँ बंद करें। तो वो ये वो तो UNDP की जो रिपोर्ट थी जो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कही कि 22-23 बिलियन डॉलर में हम पालते हैं इनको, ये जो हमारी शराफ, ये जो उसकी सब्सिडीज़ हैं या जो उनकी सब्सिडी, exemptions हैं। मतलब जो भी है, आप अपना अखराजात कम क्यों नहीं करते? ये बात है ना कि अभी चलो यार 3-4 साल के लिए कम कर लो, ठीक है, आप ये इनके ऊपर टैक्स ना लगाओ, आप बाकी चीज़ों पे टैक्स ना लगाओ, आप कोई इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट का दे सकते हैं। आपने जो ये एक दहशत क्रिएट की हुई है पूरे मुल्क में कि पता नहीं क्या बजट के दिन हो जाएगा, और सारे टीवी वाले कह रहे हैं कि जी आप बताएं रिलीफ हमें क्या मिलेगा। तो वो खाक मिलेगा जब आपने वहाँ पे बैठ के टैक्स जितना मिलता है उससे भी आपने 500-600 अरब गलत है। तो अच्छा, वो मॉडल ही जो है ना, वो मॉडल है बेस्ड ऑन कि आपकी गवर्नमेंट बड़ी एफिशिएंट है और उसके अखराजात बड़े अच्छे हैं, तो इसलिए आप टैक्स और वो लगाएं। हर साल उलट हो जाता है। मॉडल बेस्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि इतने लुटो से बाहर ले जाओ अभी तक पैसे। हमारे पास। अच्छा, आमिर साहब, 20 लाख नौकरियों का पोटेंशियल है कहते हैं जी हमारे IT सेक्टर में जी। और अगर 20 लाख नौकरियों का पोटेंशियल, आज तो पोटेंशियल के गिर्द सारी बहस उन्होंने तारीफ कर दी है। तो इससे तो इसका मतलब है कि 20 लाख घराने अगर हम जमा करें तो यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 5, 6, 7, जो हमारे तो आबादी माशाल्लाह बड़ी है, तो वो क्यों नहीं, कैसे रियलाइज हो सकता है वो पोटेंशियल? जी, पोटेंशियल इस तरह रियलाइज़ हो सकता है जैसे हमने पहले भी बात की है कि नहीं, एक तो आपने कहा ना जी कि वो Continuity। कंटिन्यूटी, क्या कंटिन्यूटी आप क्या चाहते हैं? कंटिन्यूटी ये चाहते हैं कि अब चाइना की मिसाल ले रहे हैं, हम इंडिया की मिसाल ले रहे हैं, ये इनकी जो पॉलिसीज़ अगर देखें तो 20-25 साल से वही हैं। अगर इंडिया के IT सेक्टर की देखें तो उन्होंने अभी तक वही पॉलिसीज़ उस तरह की रखी हुई हैं और कुछ में चेंजेस नहीं हुई। सिमिलरली चाइना की मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपको एक मिसाल देंगे कि कौन सी ऐसी पॉलिसी हम चेंज करते हैं जिससे हमारा IT सेक्टर बिल्कुल सर अभी तक नहीं हमें पता। लेट्स से फ्रीलांसर हमारे एक बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है IT के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ला रहे हैं। आज तक हमें नहीं पता, एवरी ईयर वी थिंक कि इस साल हुकूमत फ्रीलांसर्स को टैक्स कर देगी, इस साल नहीं करेगी। अभी नहीं है, अभी 1% पे है। और अब आगे अगर लेट्स से अगले साल आना है कि नहीं आना, उससे ये होता है कि हमारी वो कम्युनिटी को, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, फ्रीलांसर को वो लग रहा है कि यार मैंने अपना पैसा बाहर ही रखना है। वो पेयोनियर वगैरह है सिस्टम या और बैंकिंग सिस्टम है, ये बाहर ही रखते हैं। ये IT कंपनीज भी बहुत सारा पैसा बाहर रखती हैं। अभी आपको जो रेवेन्यू 2-2.5 बिलियन है, इसमें पोटेंशियल की अगर बात करें, रियल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वो कंपनीज, IT की कंपनीज और ये लोग अपना पैसा बाहर रखते हैं क्योंकि यहाँ को पता नहीं है। पहली मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल IT कंपनी ने AWS की या किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन लेनी है, ठीक है। पीछे जब हमारी रुकावट आई कि जी आप फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं भेज सकते, आप बाहर से ख़रीदारी नहीं कर सकते, आप कौन सी ख़रीदारी को रोक रहे हैं? अब IT कंपनीज़ को ऊपर आ गया कि जी हम अगर सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते, हम काम कैसे करना है, हम लोगों उनको एड्रेस कैसे करना है?
इसलिए आईटी कंपनीज़ ने क्या किया कि पैसे बाहर रखने शुरू कर दिए कि यार कल को हमने जो बाइंग करनी है, कोई सब्सक्रिप्शन देनी है, वो वहीं से ले लें। यहाँ तो बड़ा मसला है पैसा बाहर भेजना या बाहर से ख़रीदारी करना डॉलर में। यहाँ से तो आप $5,000 लेके जा सकते हैं। सर मैं ये मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ ना, तो ये पॉलिसीज़ हैं, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस हो आईटी कंपनीज़ का, फ्रीलांसर्स का, सबका कि यार मैं यहाँ इससे तो यूँ लगता है जैसे साड़ा एक काम करने का प्रोग्राम ही नहीं जीवन आईटी पे एक्सपोर्ट टैक्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? एक्सपोर्ट टैक्स इस पे- आईटी इस एक्सपोर्ट पे पे उस पे अभी जो टैक्स है ना आईटी सर्विसेज पे, वो है 0.25% से लेके 1% तक। एक्सपोर्ट टैक्स। जी। हाँ जी। तो उससे आपकी आईटी महंगी नहीं हो जाती? नहीं, ये बहुत कम है, मतलब कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। ये बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। भी मुझे आप रफली बता देना, बात पोटेंशियल पे आती है, कहाँ तक लेके जा सकते हैं हम इसको? देखिए लेकर जा सकते हैं, थोड़ी आपको ना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी इसमें। खास तौर पे मैं अभी लाना चाह रहा हूँ, एक डिबेट लंबी है, अगर एआई को बीच में ले आएँ तो एक डिबेट और तरफ निकल जाएगी कि हमारी आईटी को जो बिगेस्ट थ्रेट है अभी आगे वो ज़्यादा एआई की तरफ है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैपेबल नहीं है उस जगह पे। एआई जॉब जो है वो जो लोगों की नहीं लेता, एआई जो कैपेबल एआई लोग हैं वो दूसरों की जॉब लेंगे जो कैपेबल नहीं है एआई से। ये ज़हन में रखिएगा। वो कंट्रीज़ तरक्की कर लेंगी जिन्होंने एआई को आज अडॉप्ट कर लिया है और अपने लोगों को ट्रेन कर लिया है। आज हमें जिसकी बहुत ज़रूरत है वो इस तरफ है। ये इन्वेस्टमेंट्स हमें कंट्री लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ये करनी ज़रूरी है। हमने पहले पीछे बहुत ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए, डिप्लोमास कराए, वो चीज़ें ठीक है, वो 2005 तक 6 तक वो चीज़ें थी, हमने वो भी लेट पकड़ी चीज़ें, इंडिया ने उस वक्त शुरू कर दी थी चीज़ें। आज हम अभी सोच ही रहे हैं कि हमने उस पर क्या करना है। अभी भी हमारे इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो शायद वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, उसका हमें आगे बहुत नुकसान होने वाला है। मैं आपको बता दूँ, वैसे हम तो रोज़ाना इंटरव्यू करते हैं लोगों को, बहुत सारे बेचारे बेरोज़गार हैं। अब जो नए ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है कि आ गई तो फिर मजीद वो एआई की वजह से नहीं मिल रही ना, क्योंकि वो एआई इनेबल्ड नहीं है और वो जो इनिशियल जो डेवलपर्स है, जो शुरू वाले, उनको वो जॉब नहीं मिल रही क्योंकि वो इस पे बात को आगे बढ़ाते। डॉक्टर तैमूर और कैस, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक स्टडी आई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कि जो 47% जॉब्स तो एआई उड़ा के लग गए। कहा यह जा रहा है कि अगर ये प्राइवेट प्रॉफिट के लिए एआई को इस्तेमाल किया गया तो इसका बड़ा डेवस्टेटिंग इफेक्ट होगा। जिस तरह हमने पहले भी देखा है कि जो मॉडर्न चीज़ें आई हैं उन्होंने अवामी फलाह में इतना काम नहीं किया जितना लोगों की निजी दौलत में इजाफे का काम किया। ये कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क में तो यही एक्सपेक्टेशन है कि ज़ाहिर बात है जो भी नई टेक्नोलॉजी होगी मार्केट जो है उसको इस्तेमाल करेगी मुनाफे के लिए, तो ये तो क्लियर बात है। और उससे इनइक्वालिटी तो बढ़ती है, इसीलिए हम फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी ज़रूरी होती है, कोई वेलफेयर, कोई एजुकेशन, कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कोई हेल्थ एजुकेशन। हाँ जी, मगर इन थियरी आपको कोई ना कोई रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज़्म तो चाहिए उसके साथ साथ। मगर मैं इस माल में भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ क्योंकि हम जब आप कंप्यूटर्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वगैरह आई थी तो तब भी ये सब दावे थे कि ये तो उड़ा देगी मैन्युफैक्चरिंग को, ये कर देगी। बट आई थिंक ये थोड़ा हम ओवर एस्टिमेट भी करते हैं कुछ चीज़ों को। जी हाँ, कुछ ओवर एस्टिमेट भी करते हैं। कुछ सेक्टर्स में तो एआई उड़ा के रख देगी, इसमें कोई शक नहीं। मगर कहते हैं इलाज जो है वो रोबोट्स करेंगे। नहीं, आई थिंक मेनी सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल वकील का जो शोबा है उसमें एआई कमाल दिखा सकता है। इसी तरह कोडिंग के शोबे में एआई रिमार्केबल चीज़ है। इसी तरह अकाउंटिंग के शोबे के टाइप चीज़ों में, इन्वेंट्री के अंदर अगर आपने स्टॉक रखना है तो उसमें कमाल चीज़ है एआई। इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त है वो। मगर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल प्रोसेसेस, उसमें फिर इतना आसान नहीं है अनलेस कि आप वो ऐसी फैक्ट्री बनाएं जिसने चाइना में है कि वो बत्तियां भी बंद करके रात को रोबोट चला रहे होते हैं। मगर वहाँ तो नहीं है ना हम खड़े इस वक्त। हम तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि अभी हमने अपना पावर मसला नहीं हल किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी आर एट अ डिफरेंट स्टेज आई थिंक। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि समटाइम्स हम इसको थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाते हैं कि एआई ने उड़ा के रख देना सारा कुछ ही। तो दैट्स माय टेक।